अध्याय 30 महत्वपूर्ण जानकारी। सीनियर की महानता के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे बचाने की कृपा की। सुनील यानी ली सुनहे उस नकाबपोश व्यक्ति के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखा रहा था जो वास्तव में आर्यन यानी ये चेन था। साधकों की दुनिया में शक्तिशाली लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है, इसलिए भले ही सामने वाला व्यक्ति काफी युवा था, लेकिन उसकी शक्ति को बहुत जबरदस्त देखकर सुनील के लिए उनका सम्मान करना अनिवार्य था। आर्यन, मेरे साथ बहुत अधिक औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। जब तक कि यह व्यक्ति उत्तर देने में सक्षम है तब तक कृपया सीनियर बस पूछें, सुनील ने कहा। आर्यन सीधे मुद्दे पर आया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस देश के संप्रदायों यानी सेक्ट्स या यहाँ की महान शक्तियों के बारे में बताओ। सीनियर, इस देश में काफी सारे संप्रदाय हैं और मैं उन सब के बारे में नहीं जानता क्योंकि वे खुद को छिपा कर रखते हैं। इसलिए इस दुनिया में संप्रदायों को छिपा हुआ संप्रदाय भी कहा जाता है। संप्रदाय के सदस्यों के अलावा कोई भी उनके मुख्यालय के स्थान के बारे में नहीं जानता, सुनील ने माफी मांगते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन ने सुनील से उसकी साधना के स्तर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी, जो अभी भी कमजोर था। शायद वो बड़े संप्रदायों को जानने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। आर्यन को अपने उत्तर से असंतुष्ट देखकर सुनील ने तुरंत फिर से कहा, सीनियर, भले ही मैं इस देश के संप्रदायों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं उन कुछ शक्तिशाली संप्रदायों के नाम जानता हूं जो इस नश्वर दुनिया में सक्रिय हैं। अब आर्यन को इन बड़े संप्रदायों की शक्ति में दिलचस्पी हुई। सब बताओ, सुनील ने तब कहा। सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से 4 हैं जिन्हें मैं जानता हूं। लैंगिन तलवार के 7 तलवार संप्रदाय, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, अग्नि घाटी संप्रदाय और जमी हुई बर्फ संप्रदाय, जो वर्तमान में नरशर जगत का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है और अभी भी सरकार का एक अंग है, जिसे 6 दरवाजा संगठन और ड्रैगन सेना कहा जाता है। तो क्या तुम जानते हो कि ये संप्रदाय कितने शक्तिशाली हैं? आर्यन ने पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन उनके बुजुर्गों की शक्ति निश्चित रूप से आकाश क्षेत्र के स्तर पर होनी चाहिए, सुनील ने अनिश्चितता के साथ कहा। तो फिर इन संप्रदायों और संगठनों में से कौन सा संगठन अधिक शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली ड्रैगन सेना है। उनका काम विशेष शक्तियों वाले लोगों के हमलों को रोकना है ताकि वे देश में प्रवेश न कर सकें। फिर इसके बाद 6 दरवाजा संगठन आता है जो संप्रदायों की निगरानी करने का प्रभारी है ताकि उनमें सामान्य लोगों को शामिल ना किया जा सके। इसके बाद क्रम इस प्रकार है: 7 तलवार संप्रदाय, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, जमी हुई बर्फ संप्रदाय और अग्नि घाटी संप्रदाय। ये उन शक्तियों का क्रम है जो इस नरशर दुनिया पर राज करती हैं, सुनील ने कहा। नरशर दुनिया? तुम्हारा नरशर दुनिया से क्या मतलब है? सीनियर, वे साधक जो कुलन की पवित्र भूमि से नहीं हैं, उन्हें नरशर प्रकृति के साधक कहा जाता है। तुम्हारा मतलब है कि अभी भी अन्य महान शक्तियां हैं जो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? आर्यन ने पूछा। बेशक सीनियर, कुलन साधकों के लिए एक पवित्र भूमि है और वहां के लोगों के पास जबरदस्त शक्ति है। क्या सीनियर खुद कुलन से नहीं है? सुनील ने पूछा। मैं वहां से नहीं हूं। तो क्या तुम जानते हो कि कुलन पवित्र भूमि कहां है? आर्यन ने पूछा। सुनील ने कहा, मैंने अफवाहों में सुना है कि कुलन पवित्र भूमि का प्रवेश द्वार कुलन पर्वत पर है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत खतरनाक कहा जाता है। यहां तक कि वे साधक जिनकी साधना आकाश क्षेत्र के स्तर पर है, वे भी कुलन की पवित्र भूमि पर जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। सुनील की बातों ने आर्यन की उत्सुकता और बढ़ा दी। आर्यन, क्या तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ सीनियर, मैं बस इतना ही जानता हूं, सुनील ने कहा। भले ही ये जानकारी काफी कम थी, लेकिन ये आर्यन को ये जानने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी कि इस पृथ्वी पर साधक कितने शक्तिशाली हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम अभी एक प्राचीन विरासत स्थल से आए हो, क्या ये सही है? हाँ, वास्तव में मैं अभी अपने मास्टर और 2 भाइयों के साथ वहां गया था, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि वो जगह बहुत खतरनाक होगी, जिसके कारण मेरे 2 भाइयों को वहां जान गंवानी पड़ी। ये कहते हुए सुनील रो पड़ा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस प्राचीन विरासत का स्थान कहाँ है? आर्यन ने सुनील से उस स्थान का पता पूछा। सुनील ने तब अपनी शर्ट के अंदर से एक नक्शा निकाला और आर्यन को थमा दिया। सीनियर, ये नक्शा उस स्थान का रास्ता है, लेकिन उस स्थान का मुख्य हिस्सा अभी भी एक बाधा सील के नीचे है जिससे लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 7 तलवार संप्रदाय, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, अग्नि घाटी संप्रदाय और जमी हुई बर्फ संप्रदाय उस बाधा सील को तोड़ने के लिए मिलकर काम करने का इरादा कर रहे हैं और मैंने सुना है कि इसका समय लगभग 2 सप्ताह के भीतर है। वहां निश्चित रूप से बहुत सारे संप्रदाय भाग लेंगे, इसलिए सीनियर खुद ऊपरी स्तर के संप्रदायों की शक्ति देख सकते हैं, सुनील ने कहा।
आर्यन ने उस नक्शे को स्वीकार किया और देखा कि ये वास्तव में हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा था और प्राचीन विरासत स्थल का असली स्थान दिखा रहा था। निश्चित रूप से आर्यन की वहां जाने में दिलचस्पी थी। वो देखना चाहता था कि उन संप्रदायों की कितनी शक्ति है जो कुलन से नहीं है। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। उन शब्दों को कहने के बाद आर्यन तुरंत वहां से ओझल हो गया। सुनील देख भी नहीं पाया कि आर्यन कहां चला गया। ऐसा लगता है कि सीनियर बहुत शक्तिशाली थे। मैं भाग्यशाली था कि अपने जीवन में इतने शक्तिशाली साधक को देख पाया। सुनील भी वहां नहीं रुका और वहां से चला गया। आर्यन वापस होटल के कमरे में पहुंचा जहां वो रुका था और तुरंत अपने बिस्तर पर चला गया। आर्यन उन बातों के बारे में सोचने लगा जो अभी सुनील ने बताई थीं। पता चला कि इस दुनिया में भी साधक मौजूद हैं। यदि उस समय टीना ने यानी यू तिंग ने वो फैसला नहीं किया होता तो आर्यन शायद अपने जीवन के अंत तक एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाता और वो इस दुनिया की इस विशालता को कभी नहीं देख पाता। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह आराम दिया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में सो गया। जब आर्यन सो रहा था तब उसके पास फाटक जैसी दिखने वाली लोहे की वस्तु चमकने लगी और उसने आर्यन के शरीर से थोड़ी ऊर्जा सोख ली, लेकिन आर्यन को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। अध्याय 31 परिद्वार फेरी गेट। आर्यन ने फिर से एक बहुत ही सुंदर झील के पास होने का सपना देखा, लेकिन यहाँ अंतर ये था कि यहाँ कोई महिला नहीं थी। ये जगह खाली थी। पहले वाले सपनों की तरह यहाँ सुंदर महिलाएं नहीं थीं, लेकिन ये पिछले सपने से अलग था। आर्यन यहाँ एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा महसूस कर सकता था, जिसे उसने पहले कभी सपने में महसूस नहीं किया था। आर्यन उस जगह झील के चारों ओर घूमने लगा। नज़ारा बहुत अच्छा था। आर्यन को लगभग लगा कि ये स्वर्ग है। आर्यन ने अपने गाल पर चुटकी काटी। क्या ये सपना है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वास्तव में सच है? ये वास्तव में कोई सपना नहीं है। आर्यन के पीछे से एक महिला की मधुर आवाज आई। आर्यन ने झील के ऊपर एक महिला को उड़ते हुए देखा। ये महिला बहुत बहुत सुंदर थी, जिसने बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसका शरीर परिपक्व था। इस महिला की पीठ पर चमकते हुए सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी थी। इस परी जैसी सुंदरता किसी देश को तबाह कर सकती थी। तुम कौन हो? आर्यन ने सतर्कता से पूछा। मास्टर को सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, परी ने उत्तर दिया। आर्यन के लिए विश्वास करना आसान नहीं था, क्योंकि इस परी जैसी महिला की साधना आधार कल्टीवेशन बेस को महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ दो संभावनाएं थीं। पहली ये कि ये परी आर्यन से अधिक शक्तिशाली थी और दूसरी ये कि इस परी में वास्तव में कोई शक्ति नहीं थी। भले ही आर्यन को इस परी से कोई शत्रुता महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसे सतर्क रहना था। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम वास्तव में कौन हो? आर्यन ने फिर से पूछा। उस महिला ने आह भरी और कहा, मेरा नाम अवनी चू युएचन है और मैं इस जगह की रक्षक हूं। तो अब हम कहाँ हैं? आर्यन ने पूछा। अब हम परीलोक के द्वार पर हैं, अवनी ने उत्तर दिया। अवनी के उत्तर ने आर्यन को और भी भ्रमित कर दिया। परीलोक किस तरह की दुनिया है? मैं तो अपने नरम बिस्तर पर सो रहा था, आर्यन ने मन ही मन शिकायत की। आर्यन, सुंदर परी, कृपया थोड़ा विस्तार से समझाओ ताकि मैं बेहतर समझ सकूं। अवनी ने अपने माथे को छुआ और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझाती हूं ताकि आप समझ सकें। अवनी, ये एक परीलोक है जो उस परिद्वार फेरी गेट की एक कलाकृति है जो आपके पास है। आर्यन, तुम्हारा मतलब वो लोहे की वस्तु जो द्वार के आकार की है? बिल्कुल। सच तो ये है कि वो एक बहुत ही असाधारण कलाकृति है, लेकिन इस समय वो कलाकृति अभी आपको अपना स्वामी नहीं मानती है। आपको बस इतना करना है कि रक्त की एक बूंद देनी है और आप इस जगह के मालिक बन जाएंगे। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि वो रहस्यमयी लोहा अपने अंदर इस तरह का एक बहुत ही अद्भुत रहस्य छिपाए हुए था। आर्यन, तो फिर अगर मैं इस जगह का शासक बन जाता हूं तो इसका क्या फायदा है? इससे मास्टर को जो लाभ प्राप्त होंगे वो असाधारण होंगे। परिद्वार का शासक बनने के बाद मास्टर अपनी मर्जी से अंदर बाहर आ जा सकेंगे और यहाँ जी भरकर अभ्यास भी कर सकेंगे। और इसके अलावा यदि मास्टर के पास कई महिलाएं हों तो इस स्थान पर उपलब्ध ऊर्जा और भी शुद्ध हो जाएगी और साधना के स्तर को तेज कर सकेगी। अवनी ने आर्यन को इसके फायदों के बारे में समझाने की कोशिश की। आर्यन ने जब ये सुना तो वो इन फायदों से काफी प्रभावित हुआ। उसने फिर कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अवनी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आर्यन थोड़ा सोच में पड़ गया कि इसे स्वीकार करे या नहीं। उसने देखा कि अवनी हमेशा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी,
इस महिला की सुंदरता बहुत घातक थी। आर्यन लगभग अपना आपा खो ही चुका था। ठीक है, मैं इस जगह का मालिक बनने के लिए सहमत हूं। आर्यन, तो मास्टर कृपया अपनी उंगली आगे बढ़ाएं। अवनी ने आर्यन से अपनी उंगली आगे बढ़ाने को कहा। जैसे ही आर्यन ने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई, अवनी उसके पास आई और अचानक उसने आर्यन की उंगली अपने मुंह में डाल ली और उसे हल्का सा काट लिया। आर्यन को अपनी उंगली में दर्द महसूस हुआ और खून निकलने लगा, जिसे अवनी ने चूस लिया। मास्टर की पहचान की पुष्टि हो गई है। अब से आप इस जगह के मालिक हैं। अवनी अब से मास्टर की सेवा करेगी। अवनी ने फिर आर्यन को नमन किया। क्या मैं अब से तुम्हें अवनी पुकार सकता हूं? जब तक मास्टर को पसंद है, आप मुझे उस नाम से पुकार सकते हैं जो आप चाहते हैं। अवनी। आर्यन अच्छा नाम है। अवनी ने फिर इस परिद्वार के बारे में और अधिक विवरण समझाया। उदाहरण के लिए, इस परिद्वार तक केवल आर्यन और उसकी महिलाओं की ही पहुंच हो सकती है, और एक और शर्त यह है कि उस महिला का आर्यन के साथ पहले दोहरी साधना, डुअल कल्टीवेशन का संबंध होना चाहिए। उस महिला के अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय उसके जिसे आर्यन नियुक्त करे, जिसके पास यहां प्रवेश करने की चाबी हो। यहां कुल 3 चाबियां हैं, इसलिए आर्यन के अलावा 3 और लोग इस स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले आर्यन की अनुमति होनी चाहिए। आर्यन, उस समय जब मैं एंटिक मार्केट में था, क्या वो तुम ही थी अवनी जिसने मुझे पुकारा था? हाँ आर्यन, मैंने ही तुम्हें उस समय पुकारा था ताकि तुम परिद्वार की कलाकृति को उठा लो। अवनी ने उत्तर दिया। तो तुमने शुरू से ही मुझे चुना? अवनी, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे पास प्राचीन यांग देह है और मुझे पता है कि भविष्य में तुम निश्चित रूप से कई महिलाओं के साथ रहोगे। तुम जानते हो परिद्वार कैसे काम करता है? तुम्हारे पास जितनी अधिक महिलाएं होंगी, यहाँ की ऊर्जा उतनी ही शुद्ध होगी। हाँ, अगर मैं कई महिलाओं के साथ नहीं रहा तो भविष्य में ये तुम्हें निराश तो नहीं करेगा ना? ये संभव नहीं है। जब तक कि तुम मरना नहीं चाहते तो कृपया कोशिश करके देख लो। वास्तव में अवनी सही थी। अगर आर्यन को तुरंत किसी महिला से ये ऊर्जा नहीं मिली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यहाँ की ऊर्जा पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध है, जो यहाँ प्रशिक्षण को पृथ्वी की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। और जैसा कि अवनी ने कहा, यहाँ की ऊर्जा अभी और भी शक्तिशाली हो सकती है, जिससे न सिर्फ आर्यन को बल्कि उन महिलाओं को भी लाभ होगा जो भविष्य में आर्यन के साथ होंगी। अध्याय 32 अंधकार वर्जित शक्ति है। अवनी यानी कि चूयू चैन। ओ हाँ नन्हे मास्टर। ओ नहीं, मेरा मतलब है आर्यन, ये चैन। मैंने नहीं सोचा था कि आप महान परम ऋषि देव के उत्तराधिकारी होंगे। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? अवनी की बात सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा गया। उसके और वसंत के अलावा इस राज को कोई और नहीं जानता था। अवनी आर्यन, तुम भी कमाल करते हो। इस तरह घबराओ मत। अब हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और मैं वो सब कुछ जान सकती हूं जो मेरे स्वामी के पास है। यहां तक कि उन सभी तकनीकों का विवरण भी मेरे पास सुरक्षित है जो मास्टर के पास है। क्या? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि अवनी इतनी अद्भुत होगी। अवनी, क्या तुम भी परम ऋषि देव को जानती हो? आर्यन ने पूछा। अवनी, मैं परम ऋषि देव के बारे में बहुत कम जानती हूं। परम ऋषि देव अतीत के 5 महान देवताओं में से एक थे और वे 7 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, बिजली, प्रकाश और आयाम डायमेंशन को नियंत्रित करते थे। तुम क्या कह रही हो? तत्व तो 8 होने चाहिए। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, बिजली, प्रकाश, अंधकार और आयाम, आर्यन ने बीच में टोकते हुए कहा। अवनी, आर्यन, तुम ये क्या कह रहे हो? भला परम ऋषि देव जिनका अतीत में इतने सारे देवी देवता सम्मान करते थे, उनके पास अंधकार की शक्ति कैसे हो सकती है? आर्यन, लेकिन खुद परम ऋषि देव ने मुझे बताया था कि उनके पास कुल 8 अतिरिक्त नसें थीं और प्रत्येक नस एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती थी। अवनी ने तुरंत आगे हाथ बढ़ाया और आर्यन की कलाई पकड़ ली। अवनी ने अपनी मानसिक दृष्टि से आर्यन की नसें देखना चाहीं, लेकिन उसे केवल 52 सामान्य नसें ही महसूस हुईं। परम ऋषि देव की वो विशेष नसें आर्यन की मर्जी से छिपी रह सकती थीं, ताकि दूसरे उनके बारे में न जान सकें। आर्यन की अनुमति के बिना उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अवनी जानती थी कि आर्यन इसे छिपा रहा है। आर्यन, कंजूसी मत करो, मुझे देखने दो, अवनी ने लाड़ से कहा। आर्यन मजबूर हो गया और उसने दिखा दिया। अवनी ने वास्तव में देखा कि वहां 8 अतिरिक्त नसें थीं, लेकिन उन 8 में से एक नस आग की तरह लाल थी। अवनी जानती थी कि ये नस अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और आर्यन अब इस दुनिया की सभी प्रकार की आग को नियंत्रित कर सकता है। एक परम ऋषि देव के पास अंधकार की शक्ति कैसे हो सकती है?
और इतिहास के पन्नों में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? अवनी सोचने लगी। तो क्या हुआ अगर परम ऋषि देव के पास अंधकार की शक्ति थी? क्या यह गलत है? आर्यन ने पूछा। तुम्हें क्या पता कि देवलोक में अंधकार की शक्ति एक वर्जित शक्ति है? यदि तुम्हारे पास अंधकार की शक्ति है तो तुम्हें शैतान करार दिया जाएगा और देवलोक के सभी लोग तुम्हारा शिकार करेंगे। अवनी ने आर्यन को समझाया। परंतु क्यों? आर्यन वास्तव में ये नहीं जानता था। वसंत ने उसे पहले कभी ये नहीं बताया था। अवनी, तुम जानते हो कि जब सच्चे देवताओं का युग अस्तित्व में था तब शैतान और देवता एक दूसरे के दुश्मन थे। उन्होंने एक दूसरे का कत्ल किया जिससे दोनों तरफ भारी तबाही हुई। अरबों साल पहले शुरू हुआ वो युद्ध आज भी दोनों पक्षों, शैतानों और देवताओं के बीच जारी है। अवनी, इसलिए देवलोक में प्रवेश करने वाले हर शैतान साधक को तुरंत मार दिया जाता है और उसका शिकार किया जाता है। और इसके विपरीत यदि देव साधक शैतानों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी तुरंत मार दिया जाता है। आर्यन, यदि भविष्य में तुम्हें अंधकार की शक्ति मिलती है तो सुनिश्चित करना कि तुम उसका कभी उपयोग न करो, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अवनी ने आर्यन को चेतावनी दी। आर्यन, अगर ऐसा है तो मुझे बस इतना करना है कि जब मुझे अंधकार का क्रिस्टल मिले तो मैं उसका उपयोग न करूं और समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। अवनी, बेहतर यही होगा कि अगर तुम्हें परम ऋषि देव द्वारा छोड़ा गया अंधकार का क्रिस्टल मिले तो तुम उसका उपयोग करो, क्योंकि यदि नहीं किया तो तुम्हारी परम ऋषि देव की विरासत अधूरी रह सकती है, जो भविष्य में तुम्हारी शक्ति को प्रभावित करेगी। आर्यन वर्तमान स्थिति से काफी उलझन में था। यदि उसे अंधकार का क्रिस्टल मिलता है और वो अंधकार की शक्ति प्राप्त करता है तो देवलोक के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता तो भविष्य में उसकी शक्ति प्रभावित होगी। ओह, छोड़ो इसे, वैसे भी मुझे अभी तक परम ऋषि देव का वो अंधकार क्रिस्टल नहीं मिला है। आर्यन ने कहा। सही कह रहे हो, अभी तुम्हारे पास अंधकार की शक्ति नहीं है, इसलिए फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अवनी ने विषय बदल दिया। तो आर्यन, अभी तुम्हारी कितनी महिलाएं हैं? अवनी ने उत्सुकता से पूछा। मेरी अभी केवल एक ही महिला है और हमने आज ही डेटिंग शुरू की है। तुम्हारी केवल एक ही महिला है? अपनी क्षमताओं से तो तुम आसानी से कई महिलाएं हासिल कर सकते हो ना? अवनी ने उसे छेड़ा। आर्यन, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो अभी अभी मिली महिला को डेट करने लगे। सच में? अवनी ने शरारत से अपनी पलकें झपकाईं, फिर आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो मास्टर, क्या होगा अगर मैं आपको बिस्तर की कुछ कलाएं सिखाऊं? क्या आप चाहेंगे? अवनी की लुभावनी आवाज बहुत मीठी थी, जिससे आर्यन का पूरा शरीर पिघलने लगा। ये मानना ही होगा कि अवनी वास्तव में बहुत ही सुंदर महिला थी, जिसके पास किसी राष्ट्र को तबाह करने की शक्ति थी। और जब ऐसी महिला आर्यन को छेड़े तो वो प्रलोभन से कैसे बच सकता था? फिर भी आर्यन खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। क्या मास्टर, आपको माइनॉरिटी पोजीशन चाहिए या पीछे से, या फिर मैं आपके ऊपर सवार हो जाऊं? अवनी ने आर्यन को छेड़ने में और भी साहसिक हो गई। आर्यन ने अपना थूक निगला और दूसरी तरफ देखने लगा। अध्याय 33 निर्जन हथेली। आर्यन और साथ ही अवनी यानी चू युएचान ने 15 मिनट तक लुका छिपी का खेल खेला। इन 15 मिनटों में आर्यन वास्तव में अवनी को पकड़ने में असमर्थ रहा। आर्यन जानता था कि अवनी की शक्ति उससे कहीं अधिक थी, इसलिए उसने हार मान ली और घास पर लेट गया। आर्यन, क्या तुमने हार मान ली? फिर जितनी जल्दी हो सके और शक्तिशाली बनो। अवनी ने आर्यन का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। अवनी, क्या तुम भी इस जगह से बाहर निकल सकती हो? आर्यन ने पूछा। अवनी, फिलहाल मैं नहीं निकल सकती जब तक कि तुम मुझे बाहर बुलाने के लायक सक्षम ना हो जाओ। आर्यन, तुम्हारा मतलब क्या है? बाहर अपना शरीर बनाए रखने के लिए मुझे तुमसे शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए जब मैं बाहर आऊंगी तो तुम्हारी गहन ऊर्जा का उपयोग तब तक होगा जब तक मैं बाहर रहूंगी, और जब तुम्हारी गहन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो मैं अपने आप परिद्वार यानी फेरी गेट के अंदर वापस आ जाऊंगी। अवनी ने आर्यन को विस्तार से समझाया। आर्यन, तो तुम्हारा वर्तमान साधना आधार क्या है? ये एक रहस्य है, लेकिन माना जाता है कि देवलोक में केवल कुछ ही लोग मुझसे लड़ने में सक्षम हैं, ये देखते हुए कि देवताओं का युग समाप्त हो चुका है। अगर आर्यन अवनी को बाहर बुला सकता तो उसे देवलोक में किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत बढ़िया है, आर्यन ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि देवताओं का युग समाप्त हो गया है? क्या इस जगह का पहले भी कोई स्वामी रहा है?
नहीं, तुम इस जगह के मालिक बनने वाले पहले व्यक्ति हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस जगह को बनाया था वो अंतिम सच्चा देवता था, जो सभी देवलोकों का पहला आध्यात्मिक हथियार निर्माता भी था। उसने इस जगह को देवलोक में उपलब्ध सबसे अच्छी और दुर्लभ चीजों से बनाया था। आर्यन: ओह, समझ गया। चलो यहाँ की कुछ जगहें देखते हैं। अवनी ने खड़े होकर आर्यन का हाथ पकड़ा ताकि उसे यहाँ का भ्रमण करा सके। आर्यन बस अवनी के पीछे चलने लगा। वे कई जगहों पर गए, जैसे औषधीय पौधों के बगीचे, गर्म पानी के झरने, स्नानागार, अभ्यास मैदान, शस्त्रागार और गोलियों का कक्ष, हथियार बनाने की कार्यशाला और यहाँ तक कि दोहरी साधना के लिए भी कमरे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा बिस्तर था जिस पर शायद दर्जनों लोग आ सकते थे। दुर्भाग्य से शस्त्रागार और गोलियों के कक्ष के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर वे आर्यन और अवनी एक पगोड़ा मीनार की ओर बढ़े। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो आर्यन ने देखा कि अंदर का कमरा बाहर से दिखने की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। वहां करीने से सजी हुई विभिन्न पुस्तकें थीं। अवनी ने बताया कि ये पुस्तकें साधना तकनीकें या युद्ध कलाएं हैं। आर्यन ने सोचा कि यहाँ सैकड़ों हजारों से अधिक साधना और युद्ध तकनीक की पुस्तकें थीं। आर्यन फिर तुरंत आगे बढ़ा और देखने लगा कि क्या उसके लिए कोई अच्छी युद्ध तकनीक उपलब्ध है। अवनी वहां एक कुर्सी पर बैठ गई और आर्यन को तकनीक चुनते हुए देखने लगी। अंत में आर्यन को एक तकनीक मिली जो उसके अनुसार काफी शक्तिशाली थी और उसके लिए उपयुक्त भी थी। हे अवनी, क्या मैं ये तकनीक ले सकता हूं? आर्यन ने पूछा। ये तुम क्या कह रहे हो? अब से यहां सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए तुम जो चाहो ले सकते हो। आर्यन ने जो तकनीक ली थी उसका नाम था निर्जन हथेली, यानी डेजोलेट पाम्स। इस तकनीक के 5 चरण हैं। पहले चरण में एक उंगली का प्रदर्शन होता है और 5वें तक पहुंचते पहुंचते हथेली की उंगलियां खुलती जाती हैं। आर्यन फिर तकनीक सीखने के लिए अभ्यास कक्ष में गया और साथ ही इसे आजमाना चाहता था। आमतौर पर किसी तकनीक को समझने में काफी समय लगता है, लेकिन आर्यन ने इसे सिर्फ एक बार पढ़ा और वो इसे समझ गया। इसलिए आर्यन ने इसे आजमाने का फैसला किया। आर्यन ने पुस्तक में लिखी यांग गतिविधियों को दोहराया। तभी परिद्वार का आकाश, जो पहले चमकदार था, अचानक एकदम काला हो गया। आर्यन: निर्जन हथेली, प्रथम उंगली तकनीक। बादलों के पीछे से एक प्राचीन आभा वाली हथेली निकली। हथेली में केवल एक उंगली खुली हुई थी, जबकि अन्य 4 उंगलियां बंद थीं। निर्जन हथेली फिर अभ्यास कक्ष के फर्श पर टकराई और एक तेज आवाज हुई, धमम। पूरा अभ्यास कक्ष थोड़ा हिल गया। आर्यन इस तकनीक से काफी संतुष्ट था। हालांकि निर्जन हथेली इस अभ्यास कक्ष के फर्श पर एक खरोंच तक नहीं बना पाई, लेकिन इसके प्रभाव को देखते हुए यह निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली थी। यह अभ्यास कक्ष विभिन्न प्रकार के सबसे मजबूत पत्थरों से बना था, इसलिए इसे नष्ट करना बहुत कठिन था, यहां तक कि अवनी के लिए भी। आर्यन ने इस बार फिर से कोशिश की। निर्जन हथेली के दूसरे स्तर यानी दूसरी उंगली का प्रयास किया। आसमान फिर से काला हो गया, लेकिन अब यह पहले से कहीं अधिक गहरा था। आर्यन: निर्जन हथेली, द्वितीय उंगली तकनीक। इस बार जो आभा वाली हथेली प्राचीन आभा के साथ निकली वो पहले से कहीं अधिक मजबूत थी और हथेली की 2 उंगलियां खुली हुई थीं। बैम मम। इससे निकलने वाली आवाज कहीं अधिक तीव्र थी। उत्पन्न शक्ति भी पहले स्तर से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिससे अभ्यास कक्ष में जबरदस्त विभेषण हुआ। हा, बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। आर्यन इस तकनीक से संतुष्ट होकर हंसा। दूसरे स्तर का उपयोग करने के बाद आर्यन को अपना शरीर बहुत कमजोर महसूस हुआ। उसे अपनी दृष्टि धुंधली होती महसूस हुई और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। अवनी, जो दूर से देख रही थी, केवल अपना सिर हिला सकी। हालांकि अवनी को यह मानना पड़ा कि आर्यन की समझने की गति बहुत तेज थी, लेकिन आर्यन इतना मूर्ख निकला कि निर्जन हथेली के दूसरे स्तर का उपयोग करते ही बेहोश हो गया। आर्यन को अपने शरीर की गहन ऊर्जा की सीमाओं का पता नहीं था, क्योंकि दूसरी उंगली वाली तकनीक का बोझ आर्यन के वर्तमान शरीर की गहन ऊर्जा सहन करने में असमर्थ थी। अवनी फिर फर्श पर गिरे आर्यन के पास पहुंची। अवनी फर्श पर बैठ गई। फिर उसने आर्यन का सिर उठाया और उसे अपनी जांघों पर रख लिया। अवनी आर्यन के बालों को सहलाने लगी। आर्यन को शांति से सोते हुए देखकर अवनी खुश थी। उसने आर्यन के सुंदर मुख को देखा और उसे लगा कि वो इसे देखते हुए कभी बोर नहीं होगी। समय बहुत तेजी से बीत गया।
कुछ घंटों के बाद बेहोश आर्यन आखिरकार थोड़ा होश में आया। उसे अपने सिर के नीचे कुछ बहुत ही कोमल और नरम महसूस हुआ। खुशबू भी बहुत मनमोहक थी। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने दो बर्फ जैसी सफेद जांघें देखीं। जब उसने ऊपर देखा तो उसे सफेद कपड़े में लिपटे दो ऊंचे पर्वत शिखर दिखाई दिए। तभी उन दो पर्वत शिखरों के पीछे से अवनी का चेहरा दिखाई दिया। अवनी ने नीचे देखते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम जाग गए? आर्यन तुरंत अवनी की गोद से उठ खड़ा हुआ और उसके पास बैठ गया। आर्यन ने फिर अवनी से पूछा, अवनी, अभी मेरे साथ क्या हुआ था? तुमने बस निर्जन हथेली तकनीक का उपयोग किया और तुम्हारी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई, जिसके कारण तुम बेहोश हो गए। आर्यन को तब याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि तकनीक के दूसरे स्तर के लिए इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। तो मैं कितनी देर तक बेहोश रहा? अवनी ने पूछा। शायद तुम लगभग 8-9 घंटे तक बेहोश रहे, अवनी ने उत्तर दिया। इतना समय? मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा, वरना मुझे प्रिया से मिलने स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। आर्यन की घबराहट पर अवनी बस हंस दी। आर्यन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का समय वास्तविक दुनिया की तुलना में बहुत धीमा बीतता है। यहाँ के 5 दिन वास्तविक दुनिया के 1 दिन के बराबर हैं। इसलिए तुम यहाँ जितनी देर रहे, बाहरी दुनिया में केवल 2 घंटे ही बीते हैं। क्या ये जगह वाकई इतनी असाधारण है? आर्यन ने कहा। अब पहले खुद को ठीक करो, मैं अभी के लिए जाती हूं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस मेरा नाम पुकारना। अवनी फिर अभ्यास कक्ष से बाहर चली गई। अभ्यास कक्ष में अब आर्यन अकेला रह गया था। उसने पालथी मारी और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने और साधना करने के लिए वहां मौजूद ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। अध्याय 34 पवित्र स्त्री देह। गहन ऊर्जा वापस पाने के बाद आर्यन ने परिद्वार के अंदर साधना की। एक पूरा दिन बीतने के बाद आर्यन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। आर्यन ने चारों ओर देखा और उसे अपने आसपास अवनी का कोई निशान नहीं मिला। संभवतः अवनी अभी तक वापस नहीं आई थी। आर्यन ने आखिरकार पुकारा, अवनी, तुम कहाँ हो? कुछ क्षणों बाद अवनी आखिरकार आर्यन के सामने प्रकट हुई। जब अवनी आर्यन के सामने आई तो आर्यन की नाक से लगभग खून निकलने ही वाला था, क्योंकि अवनी ने जो कपड़े पहने थे वे पूरी तरह भीगे हुए थे और आर्यन उसके अंदरूनी कपड़ों को साफ देख पा रहा था। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से अपने कपड़े सुखाओ, आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। अवनी नहा रही थी और अचानक आर्यन ने उसे पुकारा, इसलिए वो तुरंत भागकर आ गई और खुद को सुखाना ही भूल गई। अवनी ने अपना हाथ हिलाया और एक हवा ने उसे घेर लिया और कुछ ही सेकंड में अवनी के बाल और कपड़े सूख गए। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? अवनी ने पूछा। आर्यन, इस जगह से बाहर कैसे निकलना है? ओ भगवान, तुमने मुझे सिर्फ ऐसे सवाल पूछने के लिए बुलाया। तुम्हें बस इस परिद्वार से बाहर निकलने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है, अवनी ने उत्तर दिया। ये इतना आसान है। फिर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन का उपयोग किया। जब आर्यन ने फिर से आंखें खोली तो वो पहले की तरह होटल के बेडरूम में था। जैसे तुम्हें यहां से बाहर निकलने का तरीका समझ में आ गया, वैसे ही परिद्वार में प्रवेश करने का तरीका भी वही है। तुम्हें केवल अपने मन के उपयोग की आवश्यकता है, अवनी आर्यन के मन के अंदर से बोली। आर्यन, तुम मेरे मन में भी बात कर सकती हो? अवनी, मैं न केवल तुम्हारे मन में बात कर सकती हूं, बल्कि मैं वो भी देख सकती हूं जो मास्टर देखते हैं। ओह, समझ गया। आर्यन ने अपनी छाती को छुआ और उसे वो परिद्वार वाली कलाकृति नहीं मिली जो उसने पहले अपनी छाती पर रखी थी। अवनी, वो कलाकृति कहाँ है? आर्यन ने पूछा। वो कलाकृति अब तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ गई है। अपनी गहन ऊर्जा प्रवाहित करो और अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखो। वहां परी की तस्वीर निश्चित रूप से दिखाई देगी, अवनी ने उसे ये आजमाने के लिए कहा। आर्यन ने वैसा ही करने की कोशिश की और निश्चित रूप से जब आर्यन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से में अपनी ऊर्जा दौड़ाई तो एक परी का टैटू दिखाई दिया। आर्यन ने देखा कि सुबह के 7 बज रहे थे और क्लास आधे घंटे में शुरू होने वाली थी। आर्यन बिस्तर से उठा, अपना चेहरा धोया और तुरंत कपड़े बदले। जब आर्यन अपना चमड़े का मुखौटा पहनने वाला था तब अवनी ने पूछा, आर्यन, तुम अपना चेहरा छुपाने के लिए मुखौटा क्यों पहन रहे हो? अवनी ने पूछा। आर्यन ने तब बताया कि जब वो पहली बार यहां आया था और उसने ये मुखौटा नहीं पहना था तो क्या हुआ था और कैसे एक महिला ने उसका पीछा किया था। अवनी ये सुनकर हंसते हुए बोली।
आर्यन, वो तुम्हारे चेहरे के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे पास जो राज हृदय तकनीक है उसके कारण है, जो किसी भी महिला को तुम्हारा चेहरा देखकर ही उत्तेजित कर सकती है। ये राज हृदय तकनीक का एक विशेष आकर्षण गुण है, और केवल वे लोग जिनका मन बहुत मजबूत है वे ही इस आकर्षण तकनीक से प्रभावित नहीं होते। अवनी ने फिर उसे ये आकर्षण तकनीक निष्क्रिय कैसे करना है ये बताया। आर्यन इसे आजमाना चाहता था, इसलिए उसने स्कूल जाते समय मुखौटा नहीं पहना। रास्ते में वास्तव में कई महिलाओं ने आर्यन को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ पागलपन नहीं किया। उन्होंने बस आर्यन को निहारा। स्कूल के रास्ते में अवनी लगभग हर उस चीज के बारे में सवाल पूछती रही जिसने उसका ध्यान खींचा, क्योंकि अवनी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसलिए आर्यन को स्कूल जाते समय लगातार उसे सब कुछ समझाना पड़ा। रास्ते में अवनी ने एक ऐसी महिला की ओर इशारा किया जिसके पास काफी मात्रा में यिन ऊर्जा थी, और आर्यन से कहा कि वो उसे तुरंत बिस्तर पर ले जाए ताकि दोहरी साधना कर सके। आर्यन ने बस अपना सिर हिलाया और अवनी की बकवास न सुनने की कोशिश की। अंततः बस की सवारी के कुछ मिनटों के बाद आर्यन स्कूल के गेट पर पहुंचा। जब वो स्कूल पहुंचा तो गेट पर कई छात्राएं थीं। जो भी महिला आर्यन को देखती वो उसे ही निहारती रह जाती। आर्यन को आकर्षण का केंद्र बनने की आदत नहीं थी। अरे देखो, क्या वो कोई नया छात्र है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, एक छात्रा ने कहा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत सुंदर है। यहां तक कि मेरा पसंदीदा कलाकार भी उसके सामने कम सुंदर लगता है, एक लड़की ने सितारों भरी आंखों से कहा। तुम्हें क्या लगता है, उसकी कोई प्रेमिका होगी या नहीं? अगर नहीं है तो मैं उसकी प्रेमिका बनना चाहती हूं। कई महिलाएं आर्यन के पीछे उसके बारे में बातें कर रही थीं। जब आर्यन क्लास में पहुंचा तो वहां केवल कुछ ही छात्र आए थे। आर्यन ने पूरी क्लास में देखा और उसे प्रिया मिली, जो किताब पढ़ने में मग्न थी। आर्यन उसे सरप्राइज देना चाहता था। वो दबे पांव पीछे से गया और प्रिया की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। आर्यन ने आवाज बदलते हुए कहा, बूझो कौन? तुम कौन हो? जल्दी मुझे छोड़ो। प्रिया को नहीं पता था कि ये किसकी आवाज है, इसलिए वो घबरा गई। आर्यन ने आखिरकार अपनी असली आवाज का उपयोग किया। चलो बूझो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार आवाज सुनकर प्रिया जान गई कि ये आर्यन है। आर्यन, जल्दी से ये शरारत छोड़ो। आर्यन ने आखिरकार अपना हाथ हटा लिया और प्रिया के बगल में बैठ गया। जब प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि आर्यन उसे उसका असली चेहरा दिखा रहा था। आर्यन, तुमने कल की तरह मुखौटा क्यों नहीं पहना? आर्यन ने पूछा। मुझे इसे पहनना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर तुम अपना मुखौटा उतारोगे तो समस्या होगी? प्रिया ने फिर से पूछा। मैं उस समस्या को हल कर सकता हूं, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तुम में कुछ बदला सा क्यों लग रहा है? ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो सकता है प्रिया, आर्यन ने कहा। शायद इसलिए क्योंकि उसने राज हृदय तकनीक के आकर्षण को एक्टिवेट नहीं किया था। मास्टर, क्या ये आपकी महिला है? अवनी ने आर्यन के मन में पूछा। हाँ, ये मेरी प्रेमिका है, आर्यन ने गर्व से उत्तर दिया। इस महिला के पास विशेष पवित्र देह है जो उसे भविष्य में एक महान साधक बना सकती है। पवित्र देह, ये क्या होता है? आर्यन ने पूछा। पवित्र देह एक विशेष शरीर है जो शुद्ध यिन देह के मालिक से भी कम पाया जाता है। अगर ये देह जागृत हो जाए तो इसके स्वामी की मानसिक शक्ति अन्य साधकों की तुलना में बहुत आगे होगी। यहां तक कि साधना की गति शुद्ध यिन देह के मालिक से भी 5 गुना तेज हो सकती है। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि प्रिया के पास इतना विशेष शरीर था। अवनी, आर्यन, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस जैसी दूरदराज की जगह पर विशेष शरीर वाली महिला मिली। अगर ये महिला अपने शरीर को जागृत कर ले तो निश्चित रूप से इसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो प्रिया के विशेष शरीर को जल्दी जागृत कैसे करें? आर्यन ने पूछा। यह आसान है, तुम्हें बस उसके साथ दोहरी साधना करनी होगी। तुम्हारी प्राचीन यांग ऊर्जा के साथ उसकी पवित्र देह को जागृत करना काफी आसान होना चाहिए, अवनी ने उसके मन में बात करते हुए उत्तर दिया। आर्यन को नहीं पता था कि तरीका इतना आसान था, लेकिन समस्या ये थी कि प्रिया को अपने साथ दोहरी साधना करने के लिए कैसे मनाया जाए। क्या कोई और तरीका नहीं है? आर्यन ने पूछा। अन्य तरीकों में केवल पवित्र देह के अपने आप जागृत होने का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन तुम दोहरी साधना को लेकर हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम एक मर्द हो, पहल तुम्हें ही करनी चाहिए, अवनी ने आर्यन को सलाह देने की कोशिश की। ओह, तुम कौन हो जो मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कर रहे हो? एक कठोर आवाज आर्यन पर चिल्लाई। अध्याय 35। प्रिया की विनती। आर्यन पर चिल्लाने वाले व्यक्ति का चेहरा बहुत भयानक था। ये तुषार था, जो इस क्लास का गुंडा था।
क्लास का हर कोई उससे डरता था। तुषार तुरंत आर्यन की ओर बढ़ा और फिर तुषार ने आर्यन की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे उसकी सीट से खींच लिया। तुम्हारी मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, आर्यन ने बेरुखी से कहा। यह सुनकर तुषार का गुस्सा भड़क गया। पूरी क्लास के लगभग सभी छात्र उससे डरते थे और अब यहां एक नया छात्र था जो उससे नहीं डर रहा था। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा ताकि तुम अपनी औकात जान सको। जो छात्र क्लास में आ चुके थे वे ये देखने लगे और वे देखना चाहते थे कि इस बेचारे सुंदर युवक का क्या होगा जो तुषार को उकसाने की हिम्मत कर रहा है। तुषार ने उसके चेहरे पर मारने की तैयारी की। आर्यन दुष्टता से मुस्कुराया और उसने तुषार का हाथ पकड़ लिया। कड़क 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 कड़क, तुषार की उंगली से एक साफ आवाज आई। छोड़ो, दर्द हो रहा है, तुषार दर्द से चिल्लाया और अपनी मुट्ठी आर्यन की पकड़ से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन अफसोस कि वो पकड़ ढीली नहीं हुई। मुझे हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम भविष्य में फिर से मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे तो मैं संकोच नहीं करूंगा, आर्यन ने तुषार को चेतावनी दी। उसके बाद आर्यन ने तुषार को पीछे फेंक दिया और वो दीवार से जा टकराया। तुषार ने फर्श से उठने की कोशिश की और देखा कि उसका हाथ दर्द से कांप रहा था। उसका हाथ वास्तव में लाल हो गया था और दीवार से टकराने के बाद उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने आर्यन के सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बाद में तुषार अपने गैंग के कुछ भाइयों को लाकर उसे अपाहिज बनाने की योजना बना रहा था। तुषार तुरंत क्लास से बाहर चला गया ताकि उसे और शर्मिंदगी न उठानी पड़े। आर्यन, तुम ठीक तो हो? प्रिया तुरंत आर्यन के पास आई और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। मैं ठीक हूं, बस एक छोटी सी चींटी मेरे साथ समस्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी, आर्यन ने तुषार का अपमान करते हुए कहा। आर्यन, हालांकि तुषार बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ बुरे गैंग हैं, इसीलिए स्कूल के लोग उससे बचना पसंद करते हैं। मुझे डर है कि वो तुम्हारे लिए फिर से परेशानी खड़ी करेगा, प्रिया ने आर्यन के लिए थोड़ी चिंता दिखाते हुए कहा। शांत हो जाओ मेरे प्यारे प्रिया, मैं इसे निश्चित रूप से संभाल सकता हूं क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, बस मुझ पर भरोसा रखो, आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। प्रिया हमेशा आर्यन की बात पर भरोसा करती है, इसलिए आर्यन और प्रिया अपनी सीटों पर वापस आ गए। प्रिया फिर से पढ़ने लगी। प्रिया, तुम आज सुबह अंग्रेजी क्यों याद कर रही हो? आर्यन ने पूछा। आज अचानक एक टेस्ट होने वाला है, रीना दीदी ने मुझे बताया था। आर्यन, ओह, तो ये बात है। तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, अगर तुम्हारे अंक अच्छे आए तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी, प्रिया ने आर्यन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। वो खास तोहफा क्या है? आर्यन ये जानने के लिए काफी उत्सुक था कि प्रिया उसे क्या उपहार देगी। हा हा हा, प्रिया ने हंसते हुए कहा, ये एक राज है। अगर आज के टेस्ट में तुम्हारा स्कोर अच्छा रहा तो मैं इसे दूंगी, लेकिन अगर परिणाम खराब रहा तो इनाम रद्द कर दिया जाएगा। मैं इसका इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद आर्यन अपनी डेस्क पर सो गया। अरे, तुम सो क्यों रहे हो? हालांकि प्रिया को उम्मीद थी कि आर्यन और भी उत्साहित होगा। प्रिया को नहीं पता था कि आर्यन ने स्कूल के सभी विषयों को याद कर लिया था, क्योंकि आर्यन की उत्तर देने की क्षमता 100% सटीक थी। प्रिया ये देखकर बेबस थी और फिर से पढ़ने लगी। पता नहीं आर्यन कितनी देर तक सोया जब तक कि प्रिया ने उसे जगाया नहीं। अरे उठो कुंभकर्ण, रीना दीदी का पीरियड जल्द ही शुरू होने वाला है, जल्दी जागो, प्रिया ने आर्यन को जगाने की कोशिश की। हाँ प्रिया, अभी क्या समय हुआ है? आर्यन ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। आर्यन को प्रिया के पास सोने में वास्तव में बहुत आराम महसूस हो रहा था। अब 11 बज चुके हैं, प्रिया ने लाचारी से कहा। हाँ, 3 घंटे से ज्यादा सो गया? आर्यन वास्तव में केवल कुछ ही दशकों मिनटों के लिए सोना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 3 घंटे से ज्यादा सो जाएगा। हाँ, और तुमने अन्य शिक्षकों के 2 पीरियड भी मिस कर दिए हैं, प्रिया ने मुंह फेर लिया और आर्यन को नजरअंदाज करने लगी। आर्यन, क्या मैंने कोई गलती की? मुझे माफ कर दो। आर्यन जान गया था कि प्रिया नाराज है। प्रिया ने फिर आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, आर्यन, इसे मेरी विनती समझना, भविष्य में मेरे दादाजी निश्चित रूप से मुझे देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में डालेंगे। अगर तुम वहां प्रवेश नहीं कर पाए तो मैं क्या करूंगी? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। ये सुनकर आर्यन प्रिया की बातों से भावुक हो गया। भले ही वे अभी अभी डेटिंग करना शुरू कर रहे थे, लेकिन उन दोनों का बंधन अटूट था। आर्यन ने फिर प्रिया का हाथ थामा। प्रिया, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं निश्चित रूप से अच्छे अंक लाऊंगा। ये सुनकर प्रिया की पलकें कोमलता से झुक गईं। प्रिया खुश थी क्योंकि आर्यन समझ सकता था कि वो क्या चाहती थी।
आज लक्ष्य की कुर्सी खाली थी, इसलिए उसने आर्यन को परेशान नहीं किया। आर्यन ने महसूस किया कि क्लास में कई लड़कियां अक्सर उसे चोरी छुपे निहार रही थीं। अध्याय 36 परोक्ष रूप से चुंबन। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। अपनी सभी किताबें और अंग्रेजी के नोट्स सामने जमा करें। रीना यानी लिन राओशी ने एक छात्र को सभी किताबें इकट्ठा करने का आदेश दिया। जब सारी किताबें इकट्ठी हो गईं, तो रीना ने सभी छात्रों को प्रश्नपत्र वितरित किए। आपके पास इन सवालों के जवाब देने के लिए 1 घंटा है। समय समाप्त होने के बाद या काम पूरा न होने पर भी आपको अपने उत्तर जमा करने होंगे। यदि आप समय से पहले पूरा कर लेते हैं तो भी आप उन्हें जमा कर सकते हैं। नकल करने पर सजा मिलेगी। रीना ने नियम समझाए। रीना ने अपनी घड़ी देखी और कहा, समय अब शुरू होता है। रीना का इशारा मिलते ही सभी छात्र तुरंत काम में जुट गए। आर्यन यानी जेचन ने भी सवालों को हल करना शुरू कर दिया। आर्यन ने प्रश्नों को देखा और वे करने में बहुत आसान थे। आर्यन ने फिर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू कर दिया। केवल 10 मिनट के भीतर आर्यन की उत्तर पुस्तिका पूरी तरह भर गई। आर्यन अपनी सीट से उठा और आगे आया। उसने उत्तर पुस्तिकाओं का ढेर लगाया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। ये दृश्य क्लास के सभी छात्रों ने देखा। रीना ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि अभी केवल 10 मिनट ही बीते थे और आर्यन ने पहले ही उत्तर पुस्तिका जमा कर दी थी। रीना ने तब आर्यन से कहा, आर्यन, क्या तुम वाकई इसे जमा करना चाहते हो? अभी भी 50 मिनट बचे हैं। तुम पहले इसे सही क्यों नहीं कर लेते? मैडम रीना, मुझे अपने लिखे उत्तरों पर पूरा भरोसा है। ये कहने के बाद आर्यन अपनी सीट पर लौट आया। अजीब बात यह थी कि पूरी क्लास आर्यन को दया की दृष्टि से देख रही थी। हालांकि इस क्लास के सभी छात्र पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन वे इतने मूर्ख भी नहीं थे कि बिना सोचे समझे उत्तर लिख दें। ये उनकी क्लास टीचर रीना का विषय था। अगर किसी को 30 से कम अंक मिलते तो निश्चित रूप से रीना मैडम का पूरे दिन का भाषण सुनना पड़ता। आर्यन, तुम उत्तर जमा करने के लिए इतने उतावले क्यों थे? अभी बहुत समय था। क्या तुम्हें अपने उत्तरों पर यकीन है? जब प्रिया को आर्यन के खराब अंक मिलने की संभावना दिखी तो वो उसके लिए चिंतित हो गई। आर्यन, शांत हो जाओ मेरी प्यारी प्रिया, मुझे अपने जवाब पर पूरा भरोसा है। वैसे बाद में मेरे लिए इनाम क्या है? आर्यन संतोष के साथ हंस रहा था। प्रिया का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। भूल जाओ, अगर तुम्हें खराब अंक मिले तो देख लेना। उसके बाद प्रिया ने ध्यान लगाकर अंग्रेजी के उन सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। आर्यन प्रतीक्षा करते करते काफी बोर हो गया था। परीक्षा समाप्त होने में अभी भी लगभग 40 मिनट बचे थे, इसलिए आर्यन प्रिया से ये ऊर्जा सोखते हुए सो गया। रीना आर्यन की उत्तर पुस्तिका को लेकर काफी उत्सुक थी, इसलिए उसने उसे उठाया और आर्यन द्वारा लिखे गए उत्तरों को देखने लगी। जैसे जैसे रीना उसे देखती गई, वो उतनी ही हैरान होती गई। आर्यन के सभी उत्तर लगभग वैसे ही थे जैसे रीना द्वारा बनाई गई उत्तर कुंजी में थे। जिस बात ने रीना को चौंका दिया था वो ये था कि आर्यन ने सभी प्रश्न केवल 10 मिनट में पूरे कर लिए थे। रीना ने नहीं सोचा था कि आर्यन पढ़ाई में इतना होशियार होगा। ये स्पष्ट था कि आर्यन की उत्तर पुस्तिका पूरी तरह सही थी और उसमें कोई गलत उत्तर नहीं था। जब से रीना ने यहाँ पढ़ाना शुरू किया था, तब से इस क्लास में किसी को पूरे अंक मिलने का ये पहला मौका था। रीना ने उस जगह की ओर देखा जहां आर्यन बैठा था और उसने देखा कि आर्यन सो रहा था जबकि अन्य छात्र परीक्षा में व्यस्त थे। रीना ने ये देखकर अपना सिर हिलाया। वो वास्तव में उसे डांटना चाहती थी, लेकिन आर्यन के जल्दी काम खत्म करने की वजह से उसने छोड़ दिया। अंततः परीक्षा का समय समाप्त हो गया और प्रिया सहित सभी छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं क्लास के सामने जमा कर दीं। रीना ने फिर सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के परिणामों को जांचना शुरू किया। छात्र अपने परिणामों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। 15 मिनट बाद रीना ने एक एक करके छात्रों को बुलाया और स्कोर पढ़ा। 30, 41, 35, 51, 47, 39। औसत छात्रों के परिणाम यही थे। यहां तक कि कोई 60 के अंक को छू भी नहीं पाया। आर्यन को आखिरकार समझ में आ गया कि इस क्लास को सबसे खराब क्लास क्यों कहा जाता है। यहाँ के छात्र परीक्षा में बहुत कमजोर थे। प्रिया को 90 अंक मिले। जब पूरी क्लास के सामने परिणाम पढ़े गए तो छात्र शोर मचाने लगे। ये हमारे दिलों की देवी होने के लायक है, उसका स्कोर बहुत अच्छा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रिया हमारी क्लास में है। छात्रों ने प्रिया की बहुत प्रशंसा की। रीना ने फिर परिणाम प्रिया को सौंप दिया और फुसफुसाकर कहा, प्रिया, बहुत अच्छा काम किया। प्रिया इससे बहुत खुश नहीं थी। वो आर्यन को मिलने वाले अंकों को लेकर चिंतित थी। आर्यन का परिणाम है। जब रीना ने आर्यन का स्कोर पढ़ा तो सभी छात्र उत्सुक हो गए। क्योंकि आर्यन ने केवल 10 मिनट में अपने उत्तर जमा कर दिए थे, इसलिए सभी छात्रों का अंदाजा था कि आर्यन ने नजरेअंदाज करते हुए उत्तर दिए होंगे। रीना 100। जब रीना के शब्द पूरे हुए तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया।
उन्हें लगा कि उन्होंने सुनने में गलती की है। आर्यन ने अपना परीक्षा परिणाम स्वीकार किया और 3 अंकों वाली संख्या देखी जो कि 100 थी। उसके बगल में बैठी प्रिया ने भी हैरानी से अपना मुंह बंद कर लिया। मैडम, शायद आर्यन ने किताब से नकल की है। आर्यन ने जरूर नकल की होगी, उसे इतने सही अंक कैसे मिल सकते हैं? तुषार ने सबसे पहले विरोध किया और क्लास के कई अन्य लड़कों ने उसका साथ दिया। वहीं दूसरी ओर छात्राएं आर्यन को सितारों भरी आंखों से देख रही थीं। छात्राओं के मन में आर्यन न केवल सुंदर था बल्कि बहुत होशियार भी था। ऐसी कौन सी महिला होगी जो सुंदर और बुद्धिमान पुरुषों को पसंद नहीं करती? प्रिया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति यानी होने वाले पति को अच्छे अंक मिले थे। शांत हो जाओ, रीना ने मेज पर फुट्टा पटका, जिससे बाजार जैसी शोरगुल वाली क्लास शांत हो गई। तुम सबको लगता है कि आर्यन ने किताब से नकल की है, तो मैं तुमसे पूछती हूं कि क्या तुमने किसी को देखा है जो नकल करके केवल 10 मिनट में पेपर खत्म कर दे? पूरी क्लास खामोश हो गई क्योंकि उन्हें अभी याद आया कि आर्यन ने टेस्ट केवल 10 मिनट में खत्म कर दिया था। इसलिए विरोध करने वाले छात्रों ने आर्यन के परिणामों को गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन ये तुषार पर लागू नहीं होता। आर्यन के प्रति उसकी नफरत और बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कि छात्र इसे स्वीकार करने में सक्षम हैं, रीना ने कहा, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जिन्हें 50 से कम अंक मिले हैं उन्हें प्रश्न 50 से 60 तक का अभ्यास करना होगा और इसे कल जमा करना होगा। जो जमा नहीं करेगा उसे क्लास में आने नहीं दिया जाएगा। अब आप आराम कर सकते हैं। जिन छात्रों का स्कोर 50 से कम था उनके चेहरे अचानक उदास हो गए, जिसमें तुषार भी शामिल था। प्रिया, मुझे अच्छे अंक मिले हैं, मेरा तोहफा कहाँ है? आर्यन ने बेसब्री से पूछा। यहाँ नहीं, मैं तुम्हें इसे बाद में दूंगी, प्रिया ने लाल चेहरे के साथ कहा। तो तुम मुझे तोहफा कहाँ दोगी? आर्यन ने फिर पूछा। प्रिया, चलो पहले स्कूल के पिछले बगीचे में चलते हैं। आर्यन थोड़े शरारती विचार सोचने लगा कि प्रिया हो सकता है कि उसे अपना शरीर समर्पित कर दे। जब वे दोनों स्कूल के पिछले बगीचे में जाने के लिए तैयार हुए तभी रीना ने पुकारा, आर्यन, मेरे साथ मेरे ऑफिस आओ। आर्यन इससे काफी नाखुश था। अच्छी चीजें जल्द ही शुरू होने वाली थीं और रीना ने सब बिगाड़ दिया। आर्यन, फिर मैं स्कूल के पिछले बगीचे में तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये कहकर प्रिया पहले ही बगीचे की ओर चली गई। आर्यन लाचार था और केवल रीना के पीछे उसके कमरे की ओर चल दिया। रीना के निजी कमरे में पहुंचने के बाद रीना अपनी कुर्सी की ओर बढ़ी और उसने अपनी दराज से 2 डिब्बे निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। आर्यन, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ये तुम्हारे लिए खाना है। ये खाना कैंटीन में बिकने वाले इंस्टेंट खाने से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यकर है, रीना ने थोड़े गुलाबी चेहरे के साथ कहा। वो आर्यन के सामने एक शिक्षिका की छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो शर्मा रही थी। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो खाना स्वीकार कर लिया जो रीना ने दिया था। फिर उसने डिब्बा खोला। जब खाने का डिब्बा खुला तो उसके अंदर सब्जियां, टमाटर, मांस और अंडे बहुत सलीके से रखे गए थे, जो पोषण के लिए पूर्ण आहार था। और ये खाना वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन को अभी याद आया कि प्रिया ने एक बार कहा था कि रीना द्वारा बनाया गया खाना उसके द्वारा बनाए गए खाने से बेहतर है। इसलिए आर्यन ने तुरंत एक निवाला लिया और वास्तव में खाना बहुत स्वादिष्ट था। वो उसे चाव से खाने लगा। रीना ने जब आर्यन को खाते हुए देखा तो वो मन ही मन हंसी। रीना ने सोचा था कि स्थिति थोड़ी अजीब हो जाएगी, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। आर्यन को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी शिक्षक के साथ नहीं बल्कि दोस्त के साथ खाना खा रहा है। रीना ने भी अपने लिए खाने का डिब्बा खोला और उसमें लगभग वही था जो आर्यन खा रहा था। रीना ने भी खाना शुरू किया, लेकिन बहुत धीरे और सलीके से। आर्यन ने आखिरकार डिब्बे का सारा खाना खत्म कर दिया। रीना ने फिर पूछा कि अगला इलाज कब किया जाएगा। आर्यन ने उत्तर दिया कि इलाज कुछ दिनों में होगा और तरीका वही रहेगा, यानी मालिश। लेकिन अंत में आर्यन बची हुई ठंडी हवा को निकालने के लिए सुई का उपयोग करेगा और रीना पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जब आर्यन ने मालिश की बात की तो रीना को कल रात की वे चीखें याद आ गईं, लेकिन सौभाग्य से आर्यन ने इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, इसलिए रीना ने राहत महसूस की। रीना एक कप ले आई और आर्यन के लिए चाय डाली। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कोई पत्नी खाना खाते समय अपने पति की सेवा करती है। लेकिन रीना को इसका एहसास नहीं हुआ और वो बस भावनाओं में बह गईं। वो आर्यन के खाने की गति देखकर हैरान थी। रीना का खाना अभी थोड़ा बचा था, लेकिन आर्यन का डिब्बा खाली हो चुका था। चूंकि आर्यन खाना खत्म कर चुका था, इसलिए वो जाने के लिए विदा लेने लगा, क्योंकि उसकी प्रिया के साथ मुलाकात तय थी। मैडम रीना, मैं चलता हूं। आर्यन उठा और रीना के कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन को जाते देख रीना वास्तव में खुश थी कि उसे आर्यन के साथ खाना खाने का मौका मिला, क्योंकि ये पहली बार था जब रीना ने किसी पुरुष के साथ खाना खाया था और वो भी उसका अपना छात्र था।
रीना ने गिलास उठाया और चाय गटक ली। पीने के बाद उसने देखा कि बगल में एक और गिलास रखा था। तब रीना को एहसास हुआ कि जिस गिलास से उसने चाय पी थी वो आर्यन का था। ऐसा लग रहा था कि रीना ने गलती से गलत गिलास उठा लिया था। आह! रीना चिल्लाई, मैंने अभी अभी आर्यन के इस्तेमाल किए हुए गिलास से पिया है। क्या इसे ही परोक्ष रूप से चुंबन कहते हैं? ये कहने के बाद रीना का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। ऊपर से आर्यन उसका शिष्य था। रीना जितना इस बारे में सोचती उसका चेहरा उतना ही लाल हो जाता। आर्यन को इस दृश्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो पूरी गति से स्कूल के पिछले बगीचे की ओर निकल चुका था। अध्याय 37। प्रिया का अपहरण। आर्यन स्कूल के पिछले बगीचे में पहुंचा और उसने प्रिया के ठिकाने की तलाश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। आर्यन को एक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ। आर्यन ने देखा कि तितली वाला रिबन जिसे प्रिया अक्सर लगाती थी जमीन पर गिरा हुआ था। आर्यन ने उसे उठाया और पाया कि वो रिबन गिरने के बाद किसी के पैरों तले कुचला गया था और खराब हो गया था। आर्यन ने तब प्रिया को खोजने के लिए अपनी आत्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन 5 मील के दायरे तक उसे प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे आर्यन और भी चिंतित हो गया। आर्यन ने फिर अपनी सीमा को अधिकतम 10 मील तक बढ़ाया, लेकिन फिर भी उसे प्रिया के ठिकाने का कोई संकेत नहीं मिला। अवनी, क्या तुम प्रिया को खोजने में मेरी मदद कर सकती हो? आर्यन ने प्रिया का पता लगाने के लिए अवनी से मदद मांगी। हाँ आर्यन, मैं कर सकती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी गहन ऊर्जा का उपयोग करना होगा। ठीक है। तब आर्यन ने महसूस किया कि उसकी गहन ऊर्जा बहुत तेजी से सोखी जा रही थी। अगर ये लंबे समय तक चला तो उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो सकती थी। अवनी ने प्रिया के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी आत्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। आर्यन, प्रिया यहां से उत्तर दिशा में 25 मील दूर है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत तेजी से शहर से बाहर जा रही है। उसके आसपास 9 लोग हैं, जिनमें से एक साधक यानी कल्टीवेटर है। ये सुनते ही प्रिया कहाँ है, आर्यन तुरंत उस दिशा में उड़ गया जो अवनी ने बताई थी। दूसरी जगह एक काली कार में कुल 4 लोग थे, जिनके पास पिस्तौल थी और उन्होंने चेहरे पर नकाब पहने हुए थे। बॉस, ये औरत बहुत खूबसूरत दिखती है, क्या हम पहले इसके साथ खेल सकते हैं? एक अपराधी ने पूछा। हमें पहले बड़े बॉस की अनुमति लेनी होगी, और ये औरत बहुत सुंदर है। साथ ही अगर इसे बेचा गया तो ये निश्चित रूप से काफी महंगी बिकेगी, बॉस कहलाने वाले आदमी ने अपने गुर्गों से कहा। आह, कितनी शर्म की बात है, उस अपराधी ने कहा। शांत रहो, स्कूल में अभी भी और सुंदर लड़कियां हैं। यहां तक कि उस क्लास की टीचर भी बहुत सुंदर है जहां मैं गया था। मैं उसे अगवा करने के लिए सही समय देखूंगा, और उन सभी सुंदर महिलाओं को बेचकर हम काफी पैसा कमा सकते हैं। उस युवा अपराधी ने कार में बैठे सभी लोगों से कहा। प्रिया इस समय कार की पिछली सीट पर थी। उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वे महिलाओं को बेचने की साजिश कर रहे थे, ताकि उन्हें विदेश में अमीरों के लिए गुलाम बनाया जा सके। प्रिया ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे लोगों के हाथ लग जाएगी। शुरुआत में प्रिया स्कूल के पिछले बगीचे में गई थी, जहां लोग कम ही जाते थे। जब वो आर्यन का इंतजार कर रही थी, तब एक सहपाठी उसके पास आया। ये वही उदास रहने वाला युवक था जिसे आर्यन ने क्लास जे में प्रवेश करते समय बचाया था। उस युवक ने तुरंत एक कपड़ा निकाला और प्रिया की नाक पर दबा दिया, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। जब प्रिया की आंख खुली तो वो कार में थी और उसके मुंह और हाथ बंधे हुए थे। उसके चारों ओर 4 अपराधी थे, जिन्होंने स्की मास्क पहने हुए थे और पिस्तौलें थामी हुई थीं। उन्होंने पिस्तौल प्रिया के सिर पर तान रखी थी, जिससे वो बहुत डर गई थी। प्रिया कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही थी। वो केवल यही उम्मीद कर रही थी कि आर्यन उसे बचाने आएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। आर्यन अपनी पूरी गति से उड़ा और आखिरकार उन लोगों तक पहुंचने में सफल रहा जो प्रिया को ले जा रहे थे। उसने देखा कि 2 काली कारें बहुत तेज गति से जा रही हैं, जिनमें प्रिया सहित कुल 10 लोग, यानी प्रत्येक कार में 5 लोग सवार थे। प्रिया को अपराधी बीच में दबाकर बैठे थे। आर्यन फिर उस कार के सामने कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर उतरा। धम्ममम। जब आर्यन उतरा तो उसके आसपास की जमीन चटक गई। प्रिया को ले जाने वाली कार ने आर्यन को सामने देखकर भी रुकने की कोशिश नहीं की। बॉस, सामने एक अजीब आदमी है, क्या हमें रुकना चाहिए? दूसरी कार के अपराधी ने वॉकी टॉकी पर पूछा। बस उस पर गोली चलाओ और उसे कुचल दो, बॉस ने सामने वाली कार के लोगों को आदेश दिया। सामने वाली कार के अपराधियों ने खिड़कियां खोलीं और आर्यन पर निशाना साधा। थाएं थाएं थाएं। गोलियों की आवाज गूंजी। आर्यन अपनी जगह पर अड़िग रहा,
जैसे उसकी ओर आ रही गोलियां उसके लिए कोई खतरा नहीं हो। गोलियों की बारिश हुई लेकिन वो आर्यन को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाईं। उसका शरीर बहुत कठोर था। ये छोटी कैलिबर की गोलियां उसके लिए मामूली थीं। वो कार नहीं रुकी और आर्यन से टकराने के लिए बढ़ी। आर्यन ने प्रहार करने की स्थिति ली। जैसे ही कार उससे टकराने वाली थी, उसने उसे ऐसा मुक्का मारा कि कार दर्जनों मीटर दूर उड़ गई। कार हवा में घूमते हुई दूर जाकर गिरी और एक धमाके से फट गई। बुम-बुम। अंदर मौजूद 5 लोग बाहर नहीं निकल पाए और कार के साथ ही जलकर भस्म हो गए। ये देखकर दूसरी कार ने तुरंत ब्रेक मारे। चीं-लां। कार आर्यन से करीब 10 मीटर की दूरी पर रुकी। बचे हुए 4 अपराधी कार से बाहर निकले और प्रिया को भी बाहर निकाला गया। उनमें से 2 ने आर्यन पर हथियार ताने और एक ने प्रिया की कनपटी पर पिस्तौल रख दी। आर्यन ने उन 4 को देखा। उनमें से एक वही युवक था जिसे उसने कल बचाया था। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि वो इन अपराधियों का सदस्य है। उसने देखा कि प्रिया रो रही थी। उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। वो आर्यन से कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन दुष्टों ने प्रिया को रुलाने की हिम्मत की थी। तुम वास्तव में कौन हो? अपराधियों के बॉस ने पूछा। उसने पिस्तौल के बजाय एक जापानी तलवार कटाना पकड़ी हुई थी। वो आदमी करीब 40 साल का था और उसके पास स्पिरिट फॉर्मेशन रेल्म के 3रे स्तर की साधना थी। इसीलिए इन 4 लोगों में केवल वही आर्यन से नहीं डर रहा था। बाकी लोग कांपते हुए पिस्तौल थामे हुए थे। आर्यन ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और तुरंत बिजली की गति से उनकी ओर झपटा। वे लोग आर्यन की गति को देख भी नहीं पाए। उन्हें बस अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वे तीनों दर्जनों मीटर दूर जा गिरे। जब वे जमीन पर गिरे तो उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था और आखिरकार वे मर गए। ये सब देखकर अपराधियों का बॉस अब अपना आपा खोने लगा। वो जीवन मृत्यु की कई लड़ाइयों से गुजरा था और अनगिनत लोग उसके हाथों मारे गए थे, लेकिन आज उसे 20 साल से भी कम उम्र के युवक से खौफ महसूस हो रहा था। अब वो भाग नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने दांत भींचे और आर्यन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और उससे आग निकली। उसने वो आग उस अपराधी की ओर छोड़ दी। जैसे ही आग ने उसे छुआ, वो बड़ी हो गई और उसने उस अपराधी को पूरी तरह घेर लिया। आह आह! वो दर्द से चिल्लाया और मात्र 1 मिनट में उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। आर्यन ने अपनी शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं किया था, इसीलिए उस साधक के पास कोई मौका नहीं था और वो बिना किसी प्रतिरोध के मारा गया। प्रिया ये दृश्य देखकर काफी हैरान थी। आखिरकार सभी अपराधी खत्म हो गए। आर्यन ने प्रिया के शरीर के सारे बंधन खोल दिए। जैसे ही बंधन खुले, प्रिया रोते हुए आर्यन से लिपट गई। सब ठीक है, सब खत्म हो गया। आर्यन ने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। आर्यन, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रिया ने उसकी बाहों में रोते हुए कहा। प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं वादा करता हूं। उस जगह की हालत देखते हुए आर्यन जानता था कि जल्द ही पुलिस यहां पहुंच जाएगी, इसीलिए उसे और प्रिया को तुरंत यहां से निकलना था ताकि वे किसी और मुसीबत में न पड़ी। प्रिया, चलो यहां से दूर चलते हैं, आर्यन ने उसे चलने के लिए कहा। प्रिया ने बस आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। आर्यन ने उसे किसी राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और उड़ गया। उस घटना के बाद अब आर्यन को प्रिया से अपनी शक्तियां छिपाने की जरूरत नहीं थी।